दी है उसको मैं कोशिश करूंगी पूरा अच्छे से उनकी जो भी वो चाहते हैं उस पर पूरा खरा उतरूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। योग का उद्भव, इतिहास और उसका विकास। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि योग हिस्ट्री है, जैसे कपिल जी ने उसको इस दिन क्वेश्चन किया था। तो योग एक्चुअली हिस्ट्री है ही नहीं, योग मिस्ट्री है। योग इज अ हिस्ट्री नॉट अ मिस्ट्री। ठीक है, तो एक रहस्य है पर उसको प्रमाण की जरूरत है। जो आज का मॉडर्न एरा है उसको प्रमाण भी चाहिए, तो इसलिए हमें उसकी हिस्ट्री भी ढूंढनी पड़ी। तो हिस्ट्री ढूंढनी पड़ी तो हम पुराने टाइम तक पहुंच गए। तो ढूंढते 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 हम जो जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जब से वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, तो वहां से हमने हिस्ट्री को जानना शुरू किया। तो हिस्ट्री का मीनिंग होता है एक्चुअली, इतिहास का मतलब होता है यह निश्चित था, यह होना ही था। तो जो होना था वो हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्रमबद्ध जो अध्ययन है वो हमारी हिस्ट्री होती है, वो हमारा इतिहास होता है। और इतिहास की रचना भी जिज्ञासा से होती है। और जिज्ञासा जो थी हमारे ऋषि मुनियों के जो हृदय में थी, वो मतलब उनके ऐसा रहा कि उन्होंने जिज्ञासा से ही ये सारे ग्रंथ लिखे। जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो जिज्ञासा के कारण ही लिखे गए। आज भी हमारे मन में इतने क्वेश्चंस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे मन में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ऐसे जो वो जागृत हो जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक जगत में जो आज है, जो प्रमाण वो मांगते हैं, तो आधुनिक जगत हमेशा विज्ञान की बात करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और आंतरिक जगत में प्रवेश करना, ये कहाँ से संभव है? तो ये सिर्फ योग से ही संभव है। आंतरिक जगत भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, प्रमाण भी है साथ में, तो वो योग ही कर सकता है। ठीक है, तो हमारे जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इसमें जो भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, उनका कभी ऐसा नहीं था कि वो मतलब अपनी जो उनके ग्रंथ थे वो दूसरों पर थोपे कि वो उसको फॉलो करो। पर जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने कहा कि जो भी उसको फॉलो करेगा, जो भी उसका अनुवर्तन करेगा, वो उसका उद्धार होना निश्चित है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई से नुकसान होगा, उनका उद्धार होगा ही होगा अगर वो उसको मानते हैं। पर उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं कहा कि ऐसा आप करो। और वही परंपरा फिर बनती चली गई, उसी से हमारा योग निकलता चला गया। तो योग को जानने के लिए हमारे पास हमारे भारत की, हमारे इंडिया की जो है 6000 साल पुरानी हिस्ट्री है। ठीक है, और उसी में ही योग का भी इतिहास छुपा है। तो सबसे पहले हमारा जो इतिहास शुरू होता है, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां से स्टार्ट है, क्योंकि वही सबसे बड़ी हमारी प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है और पूरे वर्ल्ड की ही मानी जाती है। तो वहां पर जो एक कांसे की मूर्ति मिलती है, जो भगवान पशुपति नाथ जिस पे बने हैं, और एक वो मोहर है एक्चुअली कांसे की। तो वो जो आसन में वो जो बैठी है, जो वो शिव जी बैठे हैं उसमें, रुद्र जो उनका रूप है, वो भद्रासन है। तो भद्रासन जो हम बटरफ्लाई पोज करते हैं वो भद्रासन है। तो वो भी एक ध्यानात्मक आसन है। और उनके चारों तरफ दिखाए हैं कि जैसे बड़े बड़े ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो शेर, चीते और साथ में दूसरे भी हैं, हिरन वगैरह भी हैं। तो वो सब साथ में बैठे हैं। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा एक पतंजलि का वो मिलता है हमें, जो उन्होंने एक सूत्र बताया था कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सनिधो वैर त्याग्य। कि जहाँ मतलब जो जहाँ अहिंसा होती है, जहाँ एक ऐसा ऑरा होता है किसी ऋषि का, किसी योगी का, तो जो वैर रखने वाले लोग भी है ना, वो भी अपना वैर त्याग देते हैं। जैसे शेर और हिरन साथ में बैठे हैं तो उनमें भी वैर नहीं है। तो हम अभी भी किसी ऐसे आश्रम में जाएं तो हम देखते हैं वहां जाके कि इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के जानवर भी हैं जो बैठे हैं इस तरह से। वो भी ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में बैठे रहते हैं। तो इस तरह से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से ये प्रमाण मिला। फिर उसके बाद आया हमारा वैदिक काल। तो इसको हमने 3 एरा में डिवाइड किया है, जैसे सर ने भी बताया था। प्री क्लासिकल एरा, क्लासिकल एरा एंड मॉडर्न एरा। तो मैं प्री क्लासिकल एरा पहले सारा बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हमारा फिर वैदिक काल। अब हम वैदिक काल को अगर समझें तो वेद जो है वो तो हमारे सृष्टि के निर्माण के साथ ही आ गए थे। जैसे हमें बताया गया कि ब्रह्मा जी के द्वारा वेद कहे गए, ऋग्वेद उनके द्वारा कहा गया। तो वो श्रुति और स्मृति ग्रंथ हैं, वो रिटर्न स्क्रिप्चर नहीं था तब। मतलब गुरु शिष्य परंपरा जो थी उससे वो आगे बढ़ता चला गया। तो स्मृति वो बोलते थे, उनके शिष्य उनको याद रखते थे, फिर वो आगे उसको ट्रांसफर करते थे। पर जब रिटर्न स्क्रिप्चर आया, उसको बोलते हैं वैदिक काल। तो ये जो सारे इनके कालों का जो टाइम है, जो मैंने सर्च करी है, जो ग्रंथ मैंने थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उनका काल मैंने अलग से सबका लिखा है। तो मैं बाद में आपको एक फोटो सेंड करूंगी उसकी, कि सबका पीरियड कौन सा था, कौन कौन सी ईसा पूर्व और कौन कौन से उसके बाद में है। तो अभी मैं इस तरह से नहीं बताऊंगी, तो अभी ऐसे बताती हूँ पूरा। ठीक है, उसके बाद जो ये वैदिक काल जब आया तो रिटर्न स्क्रिप्चर आया, लिपिबद्ध होना शुरू हो गया, मतलब हमारे पास भाषा आ गई।
और भाषा कहाँ से आई? भाषा आई हमारे जो मध्य एशिया, जो हमारे मिडिल ईस्ट के जो आर्यंस वहां से जो आए, जब यहाँ पर हमारे देश में जो आर्यंस कहलाए बाद में, उनके द्वारा संस्कृत आई। संस्कृत सबसे पहले हमारे पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज मानी जाती है। तो संस्कृत में ये हमारे ग्रंथ, हमारे वेद लिखे गए। तो वेदों में फिर बताया गया कि जो अब उन्होंने सुना, जो अपने उन्होंने अपने गुरुओं से सुना, अपने ऋषि मुनियों से सुना, जो उसमें लिखा वो यही था कि जो हिरण्यगर्भ थे, हिरण्यगर्भ जो है वो ब्रह्मा जी कहे जाते हैं, उन्होंने ही हमें योग का, हमारे योग का ज्ञान दिया और वेदों का उन्होंने रचना करी। और इस तरह से इसमें बताया गया। ऐसी अथर्ववेद में हमें वर्णन, जगह जगह वेदों में योग का हमें वर्णन मिलता है कि योग बताया गया उसमें। तो अथर्ववेद में बताया गया कि अष्ट चक्र नव द्वारा, ये जो अष्ट चक्र और नव द्वार है हमारे शरीर में, उसकी पुरी है, ये अयोध्यापुरी है, जो देह है अयोध्यापुरी कही उन्होंने। तो इस तरह से ये योग के बारे में ऐसे बताया। और भी काफी वर्णन मिलता है, तो बहुत डिटेल हो जाएगी। फिर आया उपनिषद काल। उपनिषद काल जो है वो वेदों के अंत है, मतलब वेदांत कहे जाते हैं जो उपनिषद होते हैं। तो उपनिषदों में और टाइम पीछे और मतलब आगे चला जाता गया टाइम। अब उपनिषद जो थे, जो उपनिषद के ऋषि थे, उसमें उन्होंने पूर्ण योग बताया। मतलब वो कंप्लीटली मोक्ष प्राप्ति का साधन थे, अध्यात्म विद्या थी वो पूरी पूरी तरह से। आज भी हम जब पढ़ते हैं उपनिषद, तो विवेकानंद जी कहते थे कि जब मैं उपनिषद पढ़ता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो रियली मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैंने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा, और मैंने वो फील नहीं करा, मैं अनुभव नहीं बता रही हूँ अपना, सच में जब तुरीयावस्था तक वो, जब मैंने पढ़ा उस लाइन को, तो मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ रहे थे। तो पता नहीं वो उनका इफेक्ट था उस लैंग्वेज का या क्या था, मुझे नहीं पता। तो सच में उपनिषद ऐसे हैं जो ऐसे लगता है हम सच में इनके समीप हैं, उस शक्ति के समीप हैं। ये हमें उपनिषद इस तरह की हमें विद्या देते हैं। तो कठोपनिषद जो है वो उसमें योग की जो परिभाषा देता है, वो बोलता है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति कामहु परमां गति काम योग मिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धाराणाम अप्रमदत स भवति योगो ही प्रभाव पयो। मतलब इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि को चेष्टा ना करना, जब सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है, तब योग हो जाता है। ऐसे श्वेताश्वतर उपनिषद बताता है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रापतस्य योगा अग्निमयम शरीरम। तो बहुत ही वर्णन है, षडंग योग का वर्णन, अष्टांग योग का वर्णन, चतुर्विध योग का वर्णन। कई उपनिषद तो पूरी तरह से योग के ऊपर ही लिखे गए हैं। तो इस तरह से उपनिषद काल फिर ये बताया गया। फिर उसके बाद आया हमारा पौराणिक काल, पुराण। पुराण हमारे 18 पुराण, उसके साथ महाभारत, रामायण और भगवत गीता, ये पौराणिक काल में है सब। तो भगवत गीता जो थी, 18 पुराण थे, सब में कहीं कहीं योग का वर्णन है। अभी आप कहीं कहीं से समझना कि मैं क्यों बोल रही हूँ, ये कहीं कहीं योग का वर्णन है, पूरा कंप्लीट योग नहीं है इनमें। उपनिषदों में है, पर वहां पर भी और चीजें भी हैं। तो ये बाद में आपको बताऊंगी कि कहाँ पर मैं ऐसे क्यों बोल रही थी। ठीक है। तो फिर भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो है पूरा त्रिवेणी बताई योग की, हर चैप्टर के आगे योग लिखा हुआ है। तो त्रिवेणी जो बताई, वो बताई कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन तीनों की त्रिवेणी है। रत्न मंजूषा कहा जाता है इसको, कि डिब्बे के 3 ढक्कन है। एक कर्म योग है, मतलब एक डब्बा है, ऊपर वाला कर्म योग है, बीच में जो उसकी मणि है वो भक्ति योग है, और जो उसके नीचे जो उसका बेस है वो ज्ञान योग है। इस तरह से भगवान ने इसमें बताया। और उन्होंने कहा कि चौथे अध्याय के पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि मतलब योग का जो प्रारंभ है वो उन्होंने ज्ञान दिया था ये योग का सबसे पहले विष्णु रूप में सूर्य देव को। फिर सूर्य ने दिया मनु को, मनु ने दिया इक्ष्वाकु को, और धीरे धीरे ज्ञान ऋषियों के माध्यम से धरती पर आया। 4 ऋषि और भी थे, वो मैं बताना भूल गई, वैदिक काल में जिन्होंने ये वेद लिखे थे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्री क्लासिकल एरा हो गया, कि इस तरह से हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर आया हमारा क्लासिकल एरा। क्लासिकल एरा जो था, अब यहाँ पर प्रमाण बहुत अच्छे से मिलने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, सबसे पहले दर्शन लिखे गए। जितने भी दर्शन थे वो इस क्लासिकल एरा में लिखे गए। तो 6 दर्शन सबको पता है, षड दर्शन, और 3 जो हमारे हैं नास्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है। तो सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी अपनी विभूतियों में, जो भगवत गीता का 10वां अध्याय है, अपनी विभूति में भी ये कहा कि सिद्धों में मैं कपिल हूँ। कपिल मुनि जो है वो सांख्य के रचयिता हैं, मतलब उससे भी ओल्ड माना जाता है दर्शन, जो इतना पुराना माना जाता है ये वाला। और सांख्य पर ही योग आधारित है। योग का जो सिद्धांत है वो सांख्य है, पर योग दर्शन जो है वो व्यवहारिक है। ठीक है। सांख्य दर्शन आया, न्याय दर्शन, वैशेषिक, वेदांत, ये सब दर्शन आए। अब हमारा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसकी हम पूजा करते हैं एक तरह से, वो था योग दर्शन। पतंजलि, महर्षि पतंजलि आए।
और उन्होंने उनके लिए एक श्लोक प्रार्थना करी जाती है, एक श्लोक के माध्यम से, तो मैं एक प्रार्थना भी करूंगी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्वितोऽस्मि। इसका मतलब है कि हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं जिन्होंने चित्त की शुद्धि के लिए योग दर्शन, पतंजलि योग सूत्र जिसे कहते हैं, और शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद का एक ग्रंथ, और हमारे व्याकरण की शुद्धि के लिए पाणिनि अष्टाध्याय की रचना की। तो उनको इन तीनों का जो है रचयिता माना जाता है, परंतु पतंजलि योग सूत्र को उनका ज्यादा ही अच्छा प्रसिद्ध जो रहा वो माना जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने योग का प्रारंभ नहीं किया। योग क्या था, मैंने जो पहले बोला था कि कहीं कहीं वर्णन मिलता है, तो योग बिखरा हुआ था। ये पीछे सारा योग बिखरा हुआ था, वेदों में था, उपनिषदों में था, पुराणों में था, भगवत गीता में था, दर्शनों में था, सब जगह योग था, पर योग बिखरा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उसको व्यवस्थित किया, उसको क्रमबद्ध किया योग को, और उसकी एक प्रणाली बनाई और योग दर्शन की रचना करी, और 195 उसमें सूत्र लिखे जो अभी हमें उपलब्ध है। वो पूरे भी नहीं है, वो भी मतलब कुछ ही सूत्र हैं जो उपलब्ध हुए उनके, और इसके माध्यम से उन्होंने कैवल्य प्राप्ति का साधन बताया, जो योग की उच्च अवस्था है। और उच्च अवस्था क्या है कि वृत्तियों का निरोध तो है, पर वृत्तियों का निरोध करके जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हम समझें कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है का क्या मतलब है, सिर्फ स्वयं को जानना, अपने अस्तित्व को जानना ही अपने में स्थित हो जाना है। जो हम बाहर की तरफ, बाहरी दुनिया में हैं, उससे सिमट के अगर अपने अंदर आ जाएं, अपने को जान लें, वही अपने स्वरूप को जानना है, वही तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम में। तो इस तरह से योग दर्शन की रचना हुई। तीसरा उसके बाद आया भाष्य और टीकाओं का काल। ठीक है, भाष्य लिखे गए, ये योग का स्वर्ण युग माना जाता है। तो जब भाष्य लिखे गए, शंकराचार्य जी, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भाष्य लिखा उपनिषदों पर, जो 11 उपनिषद है उनके प्रमुख, ब्रह्म सूत्र पर लिखा, भगवत गीता पर लिखा। वो भाष्य जो थे वो बहुत ही मतलब वर्ल्ड फेमस भाष्य माने जाते हैं। उस पर इंग्लिश में बहुत लैंग्वेजेस में आगे व्याख्याएं भी की गई, और योग दर्शन पे भाष्य लिखे गए, और आज तक वो कमेंट्रीज लिखी जा रही है, टीकाएं आज तक लिखी जा रही है उस पर। सांख्य कारिका लिखी गई सांख्य दर्शन पर, तो बहुत ही फेमस भाष्य उसमें लिखे गए, टीकाएं लिखी गई। ठीक है, अब आया उसके बाद हठ योग का काल। हठ योग का काल जो है वो अराउंड 1400 के आसपास आया, मतलब 14th सेंचुरी के आसपास आया। और एक दिन श्रद्धा जी ने पूछा था कि स्त्रियों का इसमें क्या योगदान रहा, तो ये हठ योग का जो काल था, इसी में ही 64 योगिनी कल्ट आया था। ठीक है, 64 योगिनी एक संप्रदाय है, एक मंदिर भी है जहाँ 64 जो 64 योगिनी का वो बनाया हुआ है। मुझे पूरी डिटेल इसकी नहीं पता, तो वो मैं जरूर पता करूंगी। तो उनका वर्णन मिलता है यहाँ पर, ये हठ योग के पैरेलल ही मिलता है। अब हठ योग जब आया, तो यहाँ पर परंपरा क्या हुई, ये वैदिक परंपरा को मानने वाले थे पहले, ये नाथ परंपरा को मानने वाले थे। तो योग दो में डिवाइड है, दो परंपराओं में डिवाइड है, एक वैदिक में और एक नाथ परंपरा में। तो जो वैदिक है वो हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी हैं उनको मानते हैं कि योग वहां से प्रारंभ हुआ, और जो नाथ परंपरा है वो मानते हैं कि आदिनाथ शिव जो है उनके द्वारा योग प्रतिपादित हुआ, और उन्होंने माता पार्वती को ये ज्ञान दिया, और उनसे फिर मत्स्येंद्र नाथ जो उनके शिष्य वो थे, मछली के रूप में उन्होंने सुना, और आगे फिर ये नाथ परंपरा प्रारंभ हुई, गोरक्षनाथ आए और सब आए। और फिर रिटर्न स्क्रिप्चर जब आया, तब हठ प्रदीपिका, गहरण संहिता, शिव संहिता जैसे ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, और अब क्या हुआ, यहाँ पर कुंडलिनी जागरण, षट चक्र जागरण, 72,000 नाड़ियां, इन सब का वर्णन मिलना शुरू हो गया। अब ये सिद्धियां बन गई। ठीक है, सिद्धियां बनती चली गई कि इससे सिद्धि मिलती है, इससे आप अपने शरीर को ऐसे कर सकते हो, मतलब पूरे शरीर को तोड़ मरोड़ सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें करके दिखा सकते हो। तो ये तंत्र में चला गया, तांत्रिक विद्या बनती चली गई। तांत्रिक विद्या बनती चली गई तो लोगों का विश्वास थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये फिजिकल मतलब एक स्पिरिचुअल कम होके तंत्र में चला गया। और यहाँ पर इसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारे देश पे आक्रमण होने शुरू हो गए। ठीक है, मुस्लिम्स के, ब्रिटिशर्स के, इन सब के आक्रमण प्रारंभ हो गए। तो योग जो तंत्र में था, तंत्र में मानने लग गए, और इन लोगों ने उसको और दबाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे योग पूरी तरह से, एक तरह से लुप्त प्राय हो गया, खत्म सा हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इसका एंड नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं इसका बीज पनपता रहा। और 14वीं 15वीं शताब्दी की ये बात थी, या 17वीं शताब्दी की बात थी, 200 साल बाद 19वीं शताब्दी में योग फिर से अपने
स्वरूप में वापस आना शुरू हो गया। और इसका सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो जाता है स्वामी विवेकानंद जी को, दयानंद सरस्वती जी को, मतलब उस एरा के जो भी हमारे संत महापुरुष हुए उनको इसका श्रेय जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका में अपना भाषण दिया शिकागो में, और उन्होंने बताया कि भारत कैसा देश है, मतलब ये नाग नागिनों का देश नहीं है, ये अध्यात्म का देश है। तो वहां पे लोगों को जागरूकता हुई कि इंडिया कैसा कंट्री है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की रचना की। मतलब ये लोग वेदांती थे, ये वेदांत को मानने वाले थे। ठीक है, मतलब ये अध्यात्म की तरफ ज्यादा थे, बजाय कि हठ योगी क्रियाएं भी करते थे पर वेदांत की तरफ ज्यादा थे। फिर आए महर्षि रमन। अब ये जो है ये मॉडर्न एरा है सारा। मॉडर्न एरा का सीक्वेंस मेरा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, तो पर फिर भी मैं एंड तक इसको लेके जाऊंगी। तो मॉडर्न एरा में फिर मैंने आपको विवेकानंद जी बताया, दयानंद सरस्वती जी बताए, उस एरा के लोग, और फिर महर्षि रमन थे, ठीक है, वो भी साउथ में थे, उन्होंने भी योग को बहुत प्रमोट किया। फिर आए श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ने इंटेग्रल योगा को स्टार्ट किया, इंटेग्रल योग कहते हैं उसको, और पूर्ण योग कहते हैं उसे। ठीक है, फिर 1920 में स्वामी कुवल्यानंद जी जिन्होंने कैवल्य धाम की स्थापना की, और वहां पर अब योग जो है एक रिसर्च बन गया। ठीक है, रिसर्च सेंटर खुले वहां पे, और सबसे ज्यादा जो वहां पर नेति पर, उद्यान बंद पर, इस पर रिसर्च होने शुरू हो गए। तो और ऐसे मतलब जो हमारी हठ यौगिक क्रियाएं हैं उस पर रिसर्च होने लगे कि उसके परिणाम क्या होते हैं, वो क्या क्या हमारे शरीर में इफेक्ट करते हैं। अब वो हमारे जो बुक्स आनी शुरू हो गई, मतलब एक कोर्स बनने शुरू हो गए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद परमहंस योगानंद, आपने सुना होगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड फेमस है वो भी। परमहंस योगानंद जी जो थे, उन्होंने क्रिया योग का प्रारंभ किया। अब ये क्रिया योग जो है ये पतंजलि वाला क्रिया योग नहीं है, ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान वाला नहीं है। ये दूसरा क्रिया योग है जिसमें आप अपने प्राणायाम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अपनी श्वासों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो क्विक एनर्जी जिसमें जनरेट होती है वो वाला क्रिया योग है ये। तो उसकी साधना उन्होंने बताई, और स्वामी और श्यामाचंद्र लहरी जो थे इनके गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने वहां पर कौन से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, अमेरिका में है ये, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, फिर कृष्णमाचार्य जी आए। ठीक है, कृष्णमाचार्य जी जो हैं वो विन्यासा के हैं, उन्होंने विन्यासा प्रारंभ किया, विन्यासा जो प्रणाली हम जो करते हैं फॉलो। और ये किसके गुरु थे श्रद्धा जी? ये थे BKS अयंगर जी के गुरु। ठीक है, फिर अयंगर जी ने अपना अयंगर योगा स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से ये योग अब ट्विस्ट होता चला गया, थोड़ा 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 उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो थे इसके इनके गुरु, इंदिरा गांधी जी के गुरु थे, वो उन्होंने मोरारजी देसाई की स्थापना की दिल्ली में, तो वो भी बहुत फेमस इंस्टीट्यूट माना जाता है। महेश योगी जी, महेश योगी जी जो थे यहाँ पर जो हमारा है 84 कुटिया बीटल आश्रम है जो ऋषिकेश में, उसके संस्थापक थे वो। और उन्होंने क्या कहते हैं कि जब US गए, वहां पर जब योग सिखाया लोगों को, जब लोगों ने उसके इफेक्ट देखे, तो अब जो योग है वहां पर योगा हो गया, योग को योगा कहने लग गए। और जब वो वापस आए, योग को योगा बनाकर इंडिया लेके आए, तब इंडिया में उसका फिर से खूब प्रचार होना शुरू हो गया, और अब लोग इसको यहाँ पर योगा कहने लग गए। ठीक है, इस तरह से योग जो है योगा बन गया। सत्यानंद सरस्वती जी ने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की, जो भी बहुत फेमस है, उनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो वर्ल्ड फेमस आए वो थे बाबा रामदेव। ठीक है, उन्होंने घर घर तक, हर बच्चे तक, बूढ़े तक, सब तक योग को पहुंचा दिया। ठीक है, और हम सब मतलब घर के लोग भी जो है, मतलब घर के काम करने वाले भी आराम से उस योग को कर सकते हैं, इतना हमारा वर्ल्ड फेमस कर दिया उन्होंने योग को। और एक जैसे सर हमसे बात करते हैं यिन योगा की, तो मैंने वो भी थोड़ा सर्च किया, तो पॉली जिंक जो है वो यिन योगा के संस्थापक हैं, उन्होंने यिन योगा स्टार्ट किया। ठीक है, श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं जिन्होंने शांति मैं आपको भेजती हूँ अभी सारा। ठीक है, श्री राम शर्मा आचार्य जी इन्होंने शांति कुंज की स्थापना की, देव संस्कृति की स्थापना की। और हमारे देश में अब मतलब कितने इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, कितने डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं, कितने डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं। और फिर मोदी जी ने सबसे बड़ा स्टेप लिया 2014 में, उन्होंने UN की बैठक में प्रस्ताव रखा इंटरनेशनल योगा डे के लिए, और 2015 में वो रिकॉग्नाइज हुआ, और फिर तब से हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। और अब पूरे देश में, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में उसको मनाया जाता है। और उसके बाद
जो हमारा YCB कोर्स है वो आयुष मंत्रालय की तरफ से जो कराया जा रहा है, तो वो भी हमारा बहुत ही यूजफुल है, गवर्नमेंट से हमारा जो है सर्टिफाइड है। तो इस तरह से अब योग का जो कोर्स है इस तरह से कराए जा रहे हैं। और UGC नेट जो है हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो नेट की एग्जाम्स लेती है। तो इस तरह से अब योग हमारा जो है पूरी हमारी स्टडी का, हमारे हर चीज का हिस्सा बन चुका है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सृष्टि के प्रारंभ से लेकर हमने YCB तक योग की मिस्ट्री को हिस्ट्री बना दिया। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। सुपर। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू। थैंक यू। अब आपको कोई क्वेश्चन है? बहुत बढ़िया नीतू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया नीतू मैम। देखो प्रमाण नहीं है मेरे पास, पर मुझे जो भी मिला मैंने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया, जो भी आपका बेसिक से मतलब बहुत प्राचीन से लेकर के मॉडर्न तक, एकदम मॉडर्न तक किया। नीतू जी बहुत अच्छा लगा। थैंक सुनकर बहुत यू। अच्छा लगा। अब बताओ इसके आगे का हम बताएं? एक एक बात को आपने बहुत क्लियर बताया। थैंक यू। बहुत खुश हो गया। नमस्कार सर सर। आप बताइए, कुछ क्वेश्चन है तो? अगर किसी के कोई सवाल हो तो वो पहले पूछ लें। वैसे मुझे लगता नहीं है, काफी आपने इलेबोरेट करके सारी चीजें बताई हैं, ठीक। अगर किसी को किस जगह पर कोई कंफ्यूजन है, ठीक, तो चीजें क्लियर कर सकते हैं। अभी आपके सामने आपके नए टीचर हैं, ठीक, आप उनसे चीजें पूछ नीतू सकते जी इसमें ना हम हमारे इंस्टीट्यूट का भी पतंजलि से भी पुराना नाम ले सकते हैं। बताइए बताइए, आप बताइए, आप कुछ जोड़िए उसमें, बताइए। हमारा इंस्टीट्यूट तो ना पतंजलि से भी पुराना है, और पतंजलि से भी पहले हमारे इंस्टीट्यूट में BNYS MA योगा की स्थापना हुई थी। मैं महर्षि पतंजलि समझ रही हूँ। मुझे लगा हमारे कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं कि हम उस रूप में आ गए हैं। वो तो है ना हमारे प्रारब्ध, इसलिए हम आपसे सुन रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे थे अनुराधा जी बीच में? वो मैं कह रही थी कि आपने कहा इन योगा वो हाँ जी, हाँ। वो थे पॉलीजिंक, PAULIEZINK। अच्छा, पॉलीजिंग। हाँ ये जी। चाइना की तरफ क्या है क्या? मैंने सिर्फ नाम पढ़ा है कि yin योगा ये सर बताएंगे, सर कराते हैं। कोरिया में देखा ज्यादातर लोग इस तरह से करते हैं, तो सर प्लीज सर बताएंगे। ये पद्धति एक्चुअली जापान से स्टार्ट हुई थी। जापान, ओके जी। ठीक। जो ये नाम वाली चीजें हैं, इनकी नीतू जी ने वैसे लिस्ट बना रखी है, ठीक है, एराज की लिस्ट बना रखी है, वो अभी आपको शेयर कर दें। जी जी तो उससे ठीक पूरा सर एरा का जितने भी टाइम पीरियड है ना वो भी मेरे पास है, तो वो मैं सेंड कर देती हूँ। है, थैंक यू। मैं 4000 BC से लेके अभी हमारा 2015 तक का, जब से योगा डे स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल ना ये जिंग योगा का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, वो कई जगह YIN अच्छा वाई यिन यांग वाला। इन, सॉरी इन, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। सर बहुत इसी चीज शॉर्ट की आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जी सर। कोई बात नहीं, आपने बहुत इनोवेटिव भी इसमें चीजें जोड़ी हैं, बहुत रिसर्च जोड़ी है, ठीक। जैसे मैंने सुपरफिशियल लेयर को उस बार आपको समझाया था, क्योंकि उस समय आपको ना वेदों के बारे में पता था, ना उपनिषद के बारे में पता था, ना वेदांत के बारे में पता था, ना तब होने वाले कर्म कांड पता थे, ठीक, ना आधुनिक युग पता था। तो सुपरफिशियल लेयर मैंने क्रैक की थी, ठीक। उसके बाद जब टॉपिक आपको मिलता है तो आप बेस लेवल को क्रैक करते हैं, ठीक। इस जगह पे देखो मिडिल लेयर पूरी क्रैक हो गई है, आपको ऊपर की चीजें पता थी। अगर आपने बहुत ध्यान से पहले भी क्लास ली थी, अभी भी क्लास ली है, तो एक क्विक रिवीजन के साथ साथ आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली। हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आया, मजा भी आया सुनने में, ठीक। इसी चीज की मैं आप लोगों से बात करता हूँ हमेशा कि थोड़ा अगर आप होमवर्क करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, थोड़ा बहुत और इनोवेशन जोड़ते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही कोई सेशन बाहर निकल कर आता है। बहुत मेहनत की है नीतू जी आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को, ठीक। बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर, थैंक यू, सब आपकी गाइडेंस है। ठीक है, तो जरूर इनसे पूछ सकते हैं आप रिलेटेड टू द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ द योग, ठीक। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था। जी
नीतू जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, सारी कड़ियां जोड़ दी। जैसे पतंजलि जी ने संकलन किया था सूत्रों का, आपने सारे के सारे कड़ियां जोड़ के हमें एक चेन दे दी है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं पूछना सिर्फ ये चाह रहा था आपसे कि जैसे आपने अभी बोला था कि 195 सूत्र हैं, और आपने कहा था कि कुछ सूत्र अभी शायद अनएक्सप्लोर्ड रह गए हैं, तो अभी और भी सूत्र हैं क्या इसके अलावा 195 के? नहीं, इसकी ना एक छोटी सी स्टोरी है, तो मैं वो शेयर कर। हाँ, जी तो जी उसमें क्या है, जो मतलब बताई जाती है स्टोरी महर्षि पतंजलि के बारे में, कि वो जो अपना ज्ञान है, एक तो उनको कहते हैं कि वो उनके बहुत सारे वो नाग देवता के अवतार माने जाते हैं, तो नाग रूप में वो अपना जो है अपना ज्ञान अपने शिष्यों को देते थे। और हमेशा वो ज्ञान जो था हमेशा वो एक पर्दे के पीछे देते थे, वो अपने स्वरूप को दिखाते नहीं थे, तो वहीं से वो अपना ज्ञान देते थे, अपनी जो भी उनका था। तो जो शिष्य थे वो जो भी लिखते थे, वो जो तब होते थे ना ये पत्ते और इन सब पे लिखा जाता था, पेपर तो था नहीं, उन पर लिखा जाता था। तो अब वो लिखते गए, तो अब कुछ जैसे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी जिज्ञासा कुछ ज्यादा होती है, मतलब मेरे जैसे भी हो सकते हैं जिज्ञासु, तो अब उनका मन हुआ देखने का कि मतलब जो गुरु जी हैं वो दिखते कैसे हैं, बाहर तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कर्टन के पीछे क्यों है। तो उसने क्या किया, शिष्य ने जाके वो पर्दे को हटा दिया। जैसे उसने पर्दे को हटाया, तो वो पतंजलि जो है अपने भयानक रूप में आ गए, और पूरा उन्होंने एक फुंकार मारी, मतलब अग्नि निकली उनके मुख से, और जितना भी वहां पर जो सब था मटेरियल था वो सब जल गया, और जो बचा था जो भी था वो जो कुछ शिष्य लेके भागे, तो वो ये जो है 195 सूत्र थे जो वो ही बचे रह गए। तो बाकी सूत्र मतलब मिले ही नहीं, मतलब ये भी अभी कम ही माना जाता है कि बहुत कम है। ठीक है, इस तरह की ये स्टोरी मिलती है उनके बारे में। तो और भी उन्होंने बताया होगा कुछ ऐसा, पर हमें इतना ही प्राप्त है, पर ये भी बहुत इतना सफिशिएंट है, हम इसको ही जान ले। हम अगर पहले सूत्र को भी समझ लें ना, अथ योगानुशासनम को, उसको ही फॉलो कर लें, तो बस सब कुछ जान लेंगे, मुझे ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, एक चीज अप्लाई और करना बहुत मुश्किल है। एक चीज जोड़ देता हूँ। आपने जैसे 64 योगिनी का जिक्र किया था ना, ये हमारी जो हाँ हाँ जय अम्बे गौरी की अगर आपकी किसी को याद हो, हाँ, तो उसमें आता है 64 बिल्कुल। 64 योगिनी गावत नृत्य करत नृत्य भैरव, तो करत ये भैरो, उसमें भी, बाजत हाँ, कान उसमें भी, मृदंगा और डमरू गैरो। बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर मैं भी आपसे एक चीज पूछना जैसे चाह रही थी, जैसे हम कहते हैं कि योगश चित्तवृत्ति निरोधा, जैसे पतंजलि जी ने ये हमें वो दी परिभाषा, पर उसके बाद का जो सूत्र है ना तदा दृष्टि अवस्थानम, परिभाषा वहां खत्म होती है पूरी, मुझे ये लगता ठीक है ना। है। तो शुरुआत में तो शिष्य उनसे पूछते हैं ना, वो पर्दे की ठीक, बहुत सारे शुरुआत में क्यूरियोसिटी रखी, कहा कि बताइए हमें प्लीज बताइए कि योग क्या है। शुरुआत में तो क्योंकि वो योग कह नहीं रहे कि मेरा है, तो वो बता भी नहीं सकते, ठीक है। पर उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की गई, और उन लोगों की मुमुक्षा को देखा। इस वर्ड को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। उन्होंने समझ लीजिए इतनी जिज्ञासा दिखाई, ठीक, कि वो क्या लगाने को, अपना जीवन लगाने को भी तैयार थे उनके सामने, ठीक है। इतने मुमुक्षु वो लोग थे, इतने जिज्ञासु लोग थे। तब महर्षि पतंजलि जी मान जाते हैं कि ओके, अगर मैंने अभी ज्ञान नहीं दिया इन्हें, ठीक, तो इनके अज्ञान के लिए या ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे अपना साधन बनाना चाहते हैं, ठीक। अगर मैं इनके काम ना आ पाया तो इनका अपराधी मैं हूँ, ठीक है। ऐसी उनके अंदर भावना आती है, कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, इस जगह पर एक पर्दा लगा दो, और वो कथा जो है, ठीक है, उसके बाद वो पर्दा लगाने के बाद पीछे से ज्ञान देना शुरू करते हैं, ठीक। तो तब कहते हैं कि योग क्या है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, अथ योगानुशासन, ठीक है। वो शुरुआत में इस सेंटेंस को कहते हैं कि अब योग का ये जो अनुशासन भरा मार्ग है ये शुरू होता है, ठीक। तो तब सवाल पूछा जाता है कि योग क्या है, ये पूछा जाता है। तब कहा जाता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है, ये तब बताया जाता है, ठीक। तो तब चित्त की वृत्तियां क्या है, वो सारी चीजें निकल आई, ठीक है। तो क्या होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने के बाद, ठीक है। तो तब कहा कि तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था, ठीक। तो ऐसे करके भी चीजें बनती चली गई कि इससे पहले दृष्टा कहाँ था, ठीक है। अगर अभी अपने स्वरूप में आ रहा है तो अब कहाँ है, ठीक है, अभी कहाँ है, अगर जब चित्त की वृत्तियां नहीं हुई है, ठीक है, निरोध नहीं हुआ है, तब कहा कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ठीक है, वो उनके साथ ही घुली मिली रहती है। ऐसे करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो उनके आंसर्स हैं, जो आपके सामने समझ लीजिए 195 सूत्र हैं,
वो जस्ट उनके आंसर्स हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से क्या हो रहा है कि क्यूरियोसिटी भी क्लियर होती जा रही है। ठीक है, शुरुआत में जो साधन ये समाधिपात के व्यक्ति हैं, ठीक है, जो लोग हैं उनके लिए वो बातें बता रहे हैं। ठीक, अब जैसे वो कहते हैं कि पहला पाद खत्म होने तक उन्होंने समाधिपात लगभग पूरा कर दिया। ठीक, तो समाधिपात वहां पर जैसे खत्म हुआ, साधन पाद शुरू हुआ। ठीक, जो लोग डायरेक्ट ज्ञान से समाधि तक पहुंच सकते थे उनके लिए समाधिपात। ठीक, साधन पाद में अब जो लोग योग को साधन बनाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ क्रिया जोड़ना चाहते हैं, तब साधन पाद में क्रिया का वर्णन किया गया। ठीक है, अब क्रियाओं के साथ साथ क्या भी आएंगी, विभूतियां भी आएंगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, एक प्रकार की समझ लीजिए आप साधना करते हैं तो उनके रिजल्ट, उनके कर्मों के फल तो आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो जर्नी थोड़ी सी लंबी है तो विभूति पाद भी बताना पड़ा, और एट द एंड कैवल्य पे आते हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या कहते हैं कि समाधि पाद और कैवल्य पाद क्या है, फिर एक सर्कल बन जाता है, पूरा का पूरा सर्कल यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और सर्कल वो कंप्लीट हो गया, ज्ञान पूरा का पूरा मिल गया। ठीक, तो उच्च कोटि का साधक भी पहुंच गया, मध्यम कोटि का भी और निम्न कोटि का। ठीक है, अब कोटियां ही नष्ट हो गई और सभी एक ही कोटि में आ गए, दृष्टा की कोटि। ठीक है, इस जगह पर एक ही कोटि है, पतंजलि जी इसी कोटि को मानते हैं। इससे नीचे अगर आप हैं तो कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य करो, या क्रिया योग करो, या पूरा अष्टांग योग फॉलो करो। ठीक, ये उनकी सीख थी मेनली। ठीक, और उसी के साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं वो हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा योग दर्शन में कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुली आपने चीजें बताई। ठीक, बाकी के ग्रंथों को भी बहुत अच्छे से आपने समझाया, और इस जगह पे जो कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि योग के आदि प्रवर्तक कौन है। ठीक है, यानी कि योग को किन्होंने उत्पन्न किया। ठीक, तो उस कंफ्यूजन को आपने दूर किया कि एक हिरण्यगर्भ जी हैं और एक आदि योगी शिव। ठीक है, क्यों ऐसे हैं वो भी आपने बताया। ठीक, कि हठ योग एक डिफरेंट परंपरा है। ठीक है, पूरी की पूरी परंपरा ही डिफरेंट है, और जो सांख्य योग है, या जिसे हम ज्ञान योग या वैदिक काल कहें या वैदिक योग कहें, ठीक, वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से आ रहा है। ठीक है, पर एट द एंड वो क्या हो रहे हैं, सेम मंजिल पर मिल रहे हैं, उनके रास्ते भले डिफरेंट हैं। ठीक, तो इसी वजह से इस रास्ते के जो प्रवर्तक हैं वो कौन आए, आदि योगी शिव आए। ठीक, और दूसरे जो सांख्य योग के यानी कि ज्ञान के प्रवर्तक जो आए, वो आए आपके हिरण्यगर्भ। ठीक, इस जगह पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हिरण्यगर्भ जी कौन है। ठीक है, क्या कोई इनके बारे में कुछ जानता है, हिरण्यगर्भ जी का थोड़ा सा इतिहास किसी को कुछ पता हो? हाँ जी। सर ब्रह्मा जी को ही कहा जाता है, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम बोलते हैं। ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ हैं जिन्होंने वेदों की रचना करी। तो और उनके जो 4 मुख हैं वो भी चारों वेद बताए जाते हैं, जो 4 तरफ उनका है ना। वैसे 7 हिरण्यगर्भों का वर्णन है, पर जो योग के जो प्रवक्ता हैं वो ब्रह्मा जी ही हैं। ये बताएं। ठीक, अब देखो हिरण्यगर्भ कहा, फिर उसके बाद 7 हिरण्यगर्भ कहा। ठीक है, और अभी तो क्या है समझ लीजिए 7 तो फिर भी कम संख्या है। ठीक है, कई हजारों में हिरण्यगर्भ बताए गए हैं। ठीक है, अलग अलग उपनिषदों में। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है, क्या किसी को पता है आप में से किसी को भी? हिरण्यगर्भ मतलब क्या है, क्या अर्थ है इस शब्द का? सर हमारे शरीर के अंदर ही है जो हिरण्य पुंज कहा जाता है, जहाँ से ज्योत है हमारे आत्मा की, उसी को ही थोड़ा जो मैं समझी हूँ वही है, एक प्रकाश पुंज है जो अंदर है, उसके ऊपर जो है अविद्या का आवरण है, तो वो उसकी ज्योति जो है वो ढकी हुई है, तो वही हिरण्यमय कोश भी कहा जाता है। वेरी गुड, ये बहुत करीब है। ठीक, तो सर आई गेस कि हिरण्यगर्भ का मतलब, जो वर्ड का मतलब है वो गोल्डन बूम है। यस, ठीक। और तो क्या है कि क्या माना जाता है, हिरण्यगर्भ जो वर्ड है पूरा का पूरा उसका मतलब है एक तो गोल्ड, ठीक, एक सर्कल, और एक क्या है समझ लीजिए सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब तीनों को अगर जोड़ दूं तो गोल्डन सर्कल विच इज सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यानी कई कई जगह पर क्या भी बताया जाता है कि सोने का अंडा जो बहुत तिलस्मी रूप से चमक है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। इन सबका क्या मतलब, इन सारी चीजों का क्या मतलब है? ठीक, तो जैसे नीतू जी ने बताया कि ब्रह्मा जी क्या है, हिरण्यगर्भ जी हैं। ठीक, और अन्य भी हिरण्यगर्भ जी बताए। तो हिरण्यगर्भ जी हैं कौन? एक्चुअली हिरण्यगर्भ क्या है,
हम सभी के भीतर विराजमान है। ठीक, जब हम क्या करते हैं उस फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं जिस जगह पर क्या है तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम होता है। ठीक है, जिस जगह पर अंतिम स्थिति पर आप क्या करते हैं समाधि को अटेन करते हैं, पहुंचते हैं उस जगह पर, आप ही हिरण्यगर्भ बन जाते हैं, आप ही वो स्रोत बन जाते हैं, वो ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं, जिससे बाहर की ओर अब क्या निकलता है, ज्ञान निकलता है। ठीक, अब भीतर कुछ भी नहीं बचा पहुंचने को, अब जो भी ज्ञान निकलता है वो बाहर की ओर निकलता है। ठीक, तो ब्रह्मा जी कहें या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहाँ पहुंचा, समाधि तक पहुंचा, उसे क्या कहा जाएगा, हिरण्यगर्भ कहा जाएगा। तो हिरण्यगर्भ एक प्रकार की समझ लीजिए उपाधि है। ठीक, अब अगर आप किसी भी ग्रंथ में हिरण्यगर्भ पढ़ते हैं तो देख पाएंगे कि आप इसे रिलेट कर पाएंगे, पर अगर आप हिरण्यगर्भ किसी व्यक्ति को समझेंगे तो आप चुपते चले जाएंगे। ठीक है, आपका कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। तो हिरण्यगर्भ एक ऐसी स्थिति है जिसमें समझ लीजिए परमात्मा आत्मा विराजमान, ऐसा शरीर जिसमें परमात्मा विराजमान हो गया और वही क्या हो रहा है, बाहर की ओर बह रहा है। ठीक, तो महात्मा बुद्ध कहें, ठीक, या महावीर कहें, जीसस कहें, मोहम्मद कहें, ठीक है, सभी क्या है, हिरण्यगर्भ अंततः बन गए जब परमात्मा उनके थ्रू क्या हो रहा है, बाहर की ओर बह रहा है। ठीक, तो स्थिति सच्चित आनंद कहो या हिरण्यगर्भ कहो, वो एक ही है। ओके, ठीक, और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन अगर राइज हो रहा हो तो आप चीजें पूछ सकते हैं। रेदर आज के लिए ओवरबूम्ड है, आपके लिए बहुत सारी नॉलेज है, इसके बाद भी कुछ चीजें आपको अभी फोटोग्राफ में मिल जाएंगी, तो काफी कंटेंट है आपके पास कि आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं चीजों को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा लेक्चर है, और जब इन्हें डिक्टेट किया, जब इन्होंने लेक्चर किया तो यही था सभी के अंदर की ये बोलते ही चले जाए। ठीक है, और चीजें कड़ियां जोड़ते चले जाए। ठीक है, हमें मन कर रहा था ना बस सुनते चले जाओ। ठीक, ये एक अच्छे लेक्चर की क्या निशानी है, बस सुनते ही चले जाओ सर मुझे क्रमबद्ध स्टोरी तरीके लग से। रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कथा सुना रही हूँ जैसे ना। एक्चुअली हिस्ट्री ऐसी है, पर कथा भी क्या है ना, जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, मजा आता है। जी, ठीक, पहले जन्म बताया, फिर मृत्यु बता दी, फिर जीवन बताया, तो ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, और सर ऐसे ये लाइन ना वहां से क्लास से आने के बाद ध्यान में आई गाड़ी चलाते हुए कि योगा इज नॉट अ हिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री। चलते चलते ध्यान में आई। जैसे उस दिन कपिल जी ने बोला। तो देखो कुछ देर के लिए हिरण्यगर्भ जी आपके अंदर भी आ गए, कोई ना कोई सिग्नल देते हैं ना। ऐसा ही है। ठीक है सर। तो सभी के क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, कुछ चीजें अगर पूछनी हो तो प्लीज अनम्यूट द माइक, आप चीजें पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन एग्जाम के लिए मत रखो, अभी क्लियर करो उन्हें। ठीक है, कुछ डाटा जो नीतू जी बता रही हैं वो कुछ देर में प्रोवाइड हो जाएगा आपको। ठीक, रेदर आप कल जो लेक्चर है, ठीक है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लें, आप लोग भी प्रिपरेशन करें ताकि आप श्वेता जी से कुछ चीजें पूछ सकें। ठीक है, ताकि क्या हो, सभी का फायदा हो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए है, ये सभी का रिवीजन है, और इस जगह पर आपके कॉन्सेप्ट का चेकआउट है। आप एक्चुअली जो मैंने पढ़ाया है वो कैसा समझे। ठीक है, मैंने कुछ पढ़ाया, आप कुछ और समझे और एग्जाम में कुछ और ही लिखोगे तो जीवन में कुछ और ही होगा। ठीक है, तो वही चीज आप तक पहुंचे, उसका बस मैं एग्जाम ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जो चीज मैंने बताई आपको क्या वही समझे हो आप या कुछ और समझे। ठीक, तो अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें आप समझे हो, बहुत सही चीजें समझे हो। एक्चुअली जितना मैंने बताया उससे कई ज्यादा आपने ग्रैब किए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना तो मैंने दिया ही नहीं, इतना लिया कहाँ से। तो ये अकेले में अपना स्वाध्याय करने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। हम सभी ने इससे सीख लेनी चाहिए। ठीक, जो भी पॉइंट आपको दिया जाए उसकी डेप्थ में उतरो, अपने कॉन्सेप्ट को उससे रिलेट करो और अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करो। ठीक, नीतू जी थैंक्स, इन सभी को आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू नीतू। सर, थैंक यू नीतू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू जी एंड Thank थैंक you, यू सर, सर जी। बहुत ही जबरदस्त। ऐसा नहीं है, जो बहुत मुझे ही पता awesome था। रियली रियली वेरी नाइस, अप्रिशिएटेड रियली। आज तो नीतू मैम बहुत ही अच्छा था, आपका पूरा सेशन सुनते रहे, फिर से रिकॉल होता रहा सब कुछ, और जो पता नहीं था वो भी जान लिया। बहुत ही सुंदर था। मैंने भी स्टार्टिंग में जब पढ़ा तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी योग की हिस्ट्री को लेके ना,
तो वो मैं बहुत टाइम से वो पन्ने पलट रही थी अपने मन के तो वो ये हमें रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी दोबारा से ना। हाँ पूरा नहीं डिटेल शेयर बहुत हाँ पूरी हिस्ट्री इतने अच्छे तरीके से सर्च तो मैंने करी थी, step काफी by step सर्च करी थी इसके ऊपर मैंने, तो लग रहा है हाँ हाँ आपने पूरा। थैंक यू, आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे और थैंक इसका यू नीतू appreciate मैम। किया। चलो ओके जी, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय।